हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, कक्षा 9 का पहला पाठ है। कक्षा 9 इकाई 1 भारत और समकालीन विश्व। इस पाठ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने लेके आया हूं। अब आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और लिखेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो सके, आप कोर्स को अच्छी तरह तैयारी कर सकें और आपको सही जानकारी हो सके। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फ्रांसीसी क्रांति से पहला प्रश्न, प्रथम एस्टेट के अंतर्गत कौन वर्ग था जिसे जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त था? प्रश्न को फिर से सुन लें। प्रथम एस्टेट के अंतर्गत कौन वर्ग था जिसे जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त था? तो ये पादरी वर्ग था, बी किसान वर्ग, सी श्रमिक वर्ग या डी व्यापारी वर्ग को। तो चलिए भाई, उत्तर बताने का प्रयास करें कि किसको विशेषाधिकार प्राप्त था। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में हम आपको बताते हैं विशेषाधिकार प्राप्त करने वाला वर्ग था पादरी वर्ग। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? पादरी वर्ग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत कौन सा वर्ग था जिसे विशेषाधिकार प्राप्त था? पहले प्रथम एस्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग को प्राप्त था। अब आपसे पूछा जा रहा द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत कौन सा वर्ग था जिसे विशेषाधिकार प्राप्त था? तो दूसरे वर्ग में ऑप्शन देखते हैं। पादरी वर्ग था या कुलीन वर्ग या व्यापारी वर्ग या किसान वर्ग। तो प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग था। आपसे पूछा जा रहा द्वितीय स्टेट के अंतर्गत, तो कुलीन वर्ग था भाई। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे स्टेट या द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कौन सा वर्ग था? कुलीन वर्ग। पादरी वर्ग प्रथम के अंतर्गत था और व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग ये तृतीय के अंतर्गत था, तृतीय स्टेट के अंतर्गत था। आपसे दूसरा स्टेट या द्वितीय स्टेट पूछा जा रहा तो आपका उत्तर सही होगा कुलीन वर्ग। आपका उत्तर सही होगा कुलीन वर्ग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, तृतीय स्टेट में कौन से वर्ग आते थे? तृतीय स्टेट में कौन से वर्ग आते थे? व्यापारी वर्ग या वकील या किसान श्रमिक या उपरोक्त सभी? चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। तो प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग आए, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आए, तृतीय स्टेट के अंतर्गत उपरोक्त सभी आ जाएंगे। आपका उत्तर सही होगा उपरोक्त सभी। समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, तृतीय स्टेट पर कर कौन लगाता था? तृतीय स्टेट पर कर कौन लगाता था? चलिए भाई, उत्तर बताने का प्रयास करते रहें। ऑप्शन है चर्च कर लगाता था या वकील कर लगाते थे या सौदागर या लॉर्ड्स। तो चलिए भाई, उत्तर बताने का प्रयास करें। तृतीय स्टेट पर कौन कर लगाता था? तो तृतीय स्टेट पर हमने पहले आपको बताया चर्च कर लगाते थे। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5,
18वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी क्रांति हुई? प्रश्न नंबर 5, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी क्रांति हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, या ऑप्शन बी इंग्लैंड की क्रांति हुई है, या ऑप्शन सी रक्तहीन क्रांति हुई है, या ऑप्शन डी रूस की क्रांति हुई है। तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी क्रांति हुई है? तो ये हुई है 1789 में, यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुई? फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुई थी? 1789 में, या 1688 में, या 1917 में, या 2022 में? फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुई? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हो रही है? तो ये क्रांति हो रही है 1789 में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर कौन सा था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर कौन सा था भाई? तो ये आपको बताना है कि चर्च द्वारा जो कर तृतीय स्टेट से वसूल किया जाता था वो कर कौन था? तो आप वैसे भी समझिए, जो धार्मिक समुदाय से संबंधित होते हैं वो ज़्यादा टाइट होते हैं। आप ऑप्शन देखें, वो कर का नाम बताना है आपको। टाइद, या ऑप्शन बी टाइल, या ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, या ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष। तो देखिए इसमें आपसे सीधा कर का नाम पूछा जा रहा, तो कर का नाम है टाइद। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पर इसी कर को अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न रहेगी कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर कौन सा था, तो आप टाइद पे निशान लगाना, टाइद ही सही उत्तर मान के चलेंगे। टाइद कर अप्रत्यक्ष कर था, पर आप उत्तर लिखेंगे टाइद। मान लीजिए ऑप्शन में टाइद नहीं रहेगा, तब आप अप्रत्यक्ष पे जाएंगे। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि किस तिथि को जब्त कर ली गई? चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को किस तिथि को जब्त कर ली गई? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 8, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि किस तिथि को जब्त कर ली गई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 अगस्त 1789, या 6 अगस्त 1789, या 4 अगस्त 1791, या 6 अगस्त 1729 को। तो बताइए, उत्तर देने का प्रयास करें। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को किस तिथि को जब्त कर ली गई थी? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये उत्तर देने का प्रयास करें, तो ये जब्त कर ली गई थी 4 अगस्त 1791 को। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न नंबर 8 के 2 प्रश्न हैं।
इस पर भी ध्यान देते हैं। ये भी आपको लिखना ही है, समझना है, याद करना है, देखना है। ये भी प्रश्न नंबर 8 है। शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चलिए भाई, ये लेखक ऑप्शन ए रूसो, या ऑप्शन बी हाब्स, या ऑप्शन सी लॉक, या ऑप्शन डी प्लेटो हैं। तो शासन पर 2 निबंध पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको इसका उत्तर बताना है। तो टू ट्रीटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट या शासन पर 2 निबंध पुस्तक के लेखक लॉक महोदय हैं। लॉक। प्रश्न नंबर, ये भी एक प्रश्न नंबर 8 आपको बताया, दूसरा भी प्रश्न नंबर 8 है। इसको भी आपको सही से समझना है। इस पुस्तक के लेखक लॉक महोदय हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए भाई, ऑप्शन आपके सामने लाते हैं। सामाजिक समझौता, या इसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता। दूसरी पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। तीसरी पुस्तक है शासन पर 2 निबंध। चौथी पुस्तक है मीन कैंप। पहली पुस्तक सामाजिक समझौता। अब आपसे पूछा जा रहा सामाजिक समझौता पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज, शासन पर 2 निबंध, मीन कैंप, इसमें से रूसो की कौन पुस्तक है? तो सामाजिक समझौता रूसो की पुस्तक है। रूसो की पुस्तक है सामाजिक समझौता। स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। शासन पर 2 निबंध लॉक की पुस्तक है। मीन कैंप हिटलर की पुस्तक है। हिटलर की पुस्तक है भाई, समझिए। तो रूसो की पुस्तक का नाम सामाजिक समझौता। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? और चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, क्योंकि हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका पूरा कोर्स करवाएंगे, याद करवाएंगे, पूरे कोर्स की तैयारी करवाएंगे। तो जो आपके साथी, आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ रहे हों, उन सब के पास शेयर कर दें और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक देखने का, सुनने का, समझने का, लिखने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। लुई 14वां थे, या लुई 15वां थे, या लुई 16वां थे, या लुई फिलिप थे? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई है तो उस समय शासक लुई 16वां थे भाई। कौन थे? लुई 16वां।
प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक यानी फ्रांस का शासक लुई 16वां था। प्रश्न नंबर 11, लुई 16वां ने नए करों का प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की एक साथ बैठक कब बुलाई? लुई 16वां ने नए करों का प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की एक साथ बैठक कब बुलाई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ला रहा हूं, प्रश्न को फिर से समझ लें। लुई 16वां ने नए करों का प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की एक साथ बैठक कब बुलाई है? ऑप्शन देखते हैं। 5 मई 1789 को, या 14 जुलाई 1789 को, या 20 जून 1789 को, या 1793 को। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लुई 16वां नए करों का प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की एक साथ बैठक बुलाई थी कब? तो ये बैठक बुलाता है 5 मई 1789 को। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया? प्रश्न नंबर 12, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1789 में, या 1790 में, या 1791 में, या 1792 में। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया? आप उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कब तक पूरा किया है? तो ये पूरा कर लिया था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, 1791 में। 1791 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था? यहां पे नहीं लिखा गया है, ध्यान देना। निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग पर, श्रमिक वर्ग पर कर लगता था भाई, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तृतीय वर्ग पर, तृतीय वर्ग में ही श्रमिक वर्ग आता है, ये भी सही नहीं होगा। पादरियों पर, पादरियों पर कोई कर नहीं लगता था भाई, विकलांगों पर कर लगता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो किस वर्ग पर कर नहीं लगाया जाता था? पादरियों पर, पादरी वर्ग पर। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पादरियों पर कर नहीं लगाया जाता था। कहां पर? फ्रांस में। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखें भाई। किसने कहा था मैं ही राज हूं? किसने कहा था मैं ही राज हूं?
लुई 14वां या लुई 16वां या लुई 15वां या लुई फिलिप। प्रश्न नंबर 14, किसने कहा था मैं ही राज हूं? चलिए भाई बताएं, लुई 14वां ने कहा या लुई 16वां ने कहा या लुई 15वां ने कहा या लुई फिलिप ने कहा? तो लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज हूं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की है? निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की है? तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। रूसो ने ये तुलना की है, या मॉन्टेस्क्यू ने की है, या वॉल्टेयर ने की है, या दांते ने की है? निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की है? तो चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना करने वाले विचारक कौन हैं? ये विचारक वॉल्टेयर महोदय हैं भाई, वॉल्टेयर। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है? फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है? चारों ऑप्शन साथ में ले आते हैं। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है, या स्टेटस जनरल है, या नेशनल कन्वेंशन है, या डायरेक्टरी है? चलिए भाई प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 16 उत्तर देने का प्रयास करें और सही से समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और नोटबुक में लिखते जाएंगे। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है? तो ये नाम है स्टेटस जनरल। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम स्टेटस जनरल है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, शक्त पृथक्करण के सिद्धांत पर किस देश का शासन चल रहा है? चलिए भाई प्रश्न को फिर से सुनिए। शक्त पृथक्करण के सिद्धांत पर किस देश का शासन चल रहा है? ऑप्शन देख लें। अमेरिका का, या इंग्लैंड का, या भारत का, या रूस का? शक्त पृथक्करण के सिद्धांत पर किस देश का शासन चल रहा है? तो शक्त पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है पहले ये समझ लें। ये सिद्धांत देने वाले विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने शक्त पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और अभी आधुनिक समय में शक्त पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने वाला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देख लें।
कौन सी क्रांति टेनिस कोड की सभा से संबंधित है? कौन सी क्रांति टेनिस कोड की सभा से संबंधित है भाई? चलिए बताने का प्रयास करें। तो ये रूस की क्रांति संबंधित है, या इंग्लैंड की क्रांति, या फ्रांस की क्रांति, या अमेरिका की क्रांति? कौन सी क्रांति टेनिस कोड की सभा से संबंधित है, या टेनिस कोड की शपथ? यहां लिख लेना, शपथ। समझ गए? सभा न लिखकर शपथ लिखेंगे। कौन सी क्रांति टेनिस कोड की शपथ से संबंधित है? तो आपको यहां हम बता देते हैं, रूस में क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक। इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1688 में। ठीक। फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में। अमेरिका में क्रांति हुई थी 1776 में। समझिए। अब आपसे पूछा जा रहा, कौन सी क्रांति टेनिस कोड की शपथ से संबंधित है? तो उस क्रांति का नाम है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति टेनिस कोड की शपथ से संबंधित है भाई। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? प्रश्न को सही से लिखते चलेंगे, सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। चलिए देखते हैं, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन देखिए, 27 जून 1789 को, या 5 जून 1789 को, या 14 जुलाई 1789 को, या 20 जून 1791 को। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दें भाई। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 27 जून 1789 को तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, किस तिथि को वास्तिल की जेल का पतन हुआ था? किस तिथि को वास्तिल की जेल का पतन हुआ था? चलिए भाई, आप प्रश्न नंबर 20 ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए, 4 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को, 14 सितंबर 1789 को, या 5 सितंबर 1791 को। किस तिथि को वास्तिल की जेल का पतन हुआ था? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो किस तिथि को भाई? तो 14 जुलाई 1789 को वास्तिल जेल का पतन हुआ। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न आप विधिवत पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर ऑप्शन पे जाएंगे। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
ये 4 जुलाई को मनाया जाता है, या 14 जुलाई को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को मनाया जाता है, या 27 अगस्त को? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या सही होगा? आप क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 देख लें। प्रश्न नंबर 22, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? ऑप्शन देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये अमेरिकी क्रांति में, या फ्रांसीसी क्रांति में, या गौरवपूर्ण क्रांति में, या रूसी क्रांति में? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, गौरवपूर्ण क्रांति में, या रूसी क्रांति में? तो ये दिया गया था नारा फ्रांसीसी क्रांति में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 की तरफ आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? प्रश्न नंबर 23, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। उदारवादी तानाशाही, या निरंकुश राजतंत्र, या सैनिक तानाशाही, या संवैधानिक राजतंत्र? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी संवैधानिक राजतंत्र। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 देख लें। फ्रांस के शासक लुई 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया? फ्रांस के शासक लुई 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया? 1793 में फांसी पर चढ़ाया गया, या 1791 में, या 1789 में, या 1788 में? चलिए भाई प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रांस के शासक लुई 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो ये फांसी पर चढ़ाया गया था 1793 में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई? नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई? 1815 में, 1813 में, या 1830 में, या 1789 में? और
सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कर दें और लाइक और कमेंट करते जाएं। उसमें कंजूसी नहीं दिखाएं और दोस्तों के पास शेयर करें। और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई भाई? तो ये पराजय होती है 1815 में। 1815 में। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, रूसो कौन था? रूसो कौन था ये आपको बताना है। तो रूसो एक राजा था, या रूसो एक दार्शनिक था, या रूसो एक सैनिक था, या रूसो एक राजनीतिक था। प्रश्न नंबर 26, रूसो कौन था ये आपको बताना है। तो रूसो एक दार्शनिक था भाई, एक दार्शनिक था। इसके दर्शन के आधार पर फ्रांस में क्रांति हुई है। तो रूसो एक दार्शनिक था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था? चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर देने का प्रयास करें। चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वर्जीनिया में, या वर्साई में, या पेरिस में, या हॉलैंड में? तो देखिए चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था? तो इसमें आप उत्तर लगाएंगे वर्साई। समझ गए? वर्साई। यदि वर्साई ऑप्शन में नहीं रहा तब आप पेरिस लगाना। अगर वर्साई ऑप्शन में है तो पेरिस नहीं लगाना। वर्साई नहीं है तब आप पेरिस पे जाना। तो अभी क्या आप लिखेंगे, क्या समझेंगे? चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ? वर्साई रहने पर वर्साई लगेगा, नहीं रहने पर पेरिस ही लगेगा। निशान दोनों पे लगा लेना। ये वर्साई रहेगा, ना होने पर पेरिस रहेगा, ऐसा लिख लेना और दिमाग में बिठा लेना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चलिए ऑप्शन चारों साथ में ले आते हैं। लुई 16वां की निरंकुशता, रिक्त राजकोष, दार्शनिकों की भूमिका, स्टेटस जनरल का अधिवेशन। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। लुई 16वां की निरंकुशता थी, या रिक्त राजकोष था, या दार्शनिकों की भूमिका थी, या स्टेटस जनरल का अधिवेशन था? तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था स्टेटस जनरल का अधिवेशन। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की थी? प्रश्न नंबर 29, नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की थी? ऑप्शन देख लेते हैं भाई।
ऑप्शन ए 4 अगस्त 1789 को, या 27 अगस्त 1789 को, या 2 सितंबर 1789 को, या 10 अक्टूबर 1789 को। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए 4 अगस्त 1789 को, ऑप्शन बी 27 अगस्त 1789 को, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1789 को, या ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1789 को। तो नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की थी? 27 अगस्त 1789 को। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक का लेखक कौन है भाई? तो ये पुस्तक रूसो की है, या ऑप्शन बी लॉक की है, या मॉन्टेस्क्यू की है, या मैकियावेली की है। प्रश्न नंबर 30, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू या मैकियावेली। तो स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। इन्होंने ही स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था। नेपोलियन ने नेतृत्व किया, या रूसो ने नेतृत्व किया, या मिराबो ने नेतृत्व किया, या स्टालिन ने नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 31, फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मिराबो ने। मिराबो। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रांस में समाज के तीसरे वर्ग जन सामान्य का प्रतिशत कितना था? फ्रांस में समाज के तीसरे वर्ग जन सामान्य का प्रतिशत कितना था? जन सामान्य के लोग 5% थे, या 25% थे, या 75% थे, या 95% थे भाई। प्रश्न नंबर 32, फ्रांस में समाज के तीसरे वर्ग का प्रतिशत कितना था? तो जन सामान्य का प्रतिशत था 95%। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। आपको फ्रांस की उस मुद्रा का नाम बताना है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। उस मुद्रा का नाम लिब्रे था, या रुपया था, या डॉलर था, या मार्क था। तो फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, उस मुद्रा का नाम था लिब्रे। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34, सीधे राज को अदा किया जाने वाला फ्रांसीसी कर कौन था?
सीधे राज को अदा किया जाने वाला फ्रांसीसी कर कौन सा था भाई? तो टाइल था, या टाइद था, या अनाम था, या कॉन्वेंट था। सीधे राज को अदा किया जाने वाला फ्रांसीसी कर कौन था? तो राजकोष में, सीधे राजकोष में जमा किया जाने वाला फ्रांसीसी कर, तो उस कर का नाम टाइल था। पादरियों द्वारा धार्मिक कर लगाया जाता था, वो टाइल था। राजकोष को सीधा अदा किया जाता था, टाइल। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 35, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1801 में बना, या 1802 में, या 1803 में, या 1804 में? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनता है कब भाई? तो ये बनता है 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, वाटरलू की लड़ाई कब हुई? वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1815 में, या 1816 में, या 1817 में, या 1818 में? वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1815, 1816, 1817 या 1818 में? तो वाटरलू नामक स्थान पर या वाटरलू की लड़ाई 1815 में होती है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 37, फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है, या 13 जुलाई को मनाया जाता है, या 14 जुलाई को मनाया जाता है, या 15 जुलाई को? उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिस दिन वास्तिल का पतन होता है, जिस तारीख को वास्तिल का पतन होता है, उसी तारीख को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। वो तारीख कौन सी थी? तो उस तारीख 14 जुलाई 1789 थी भाई। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38, 20 जून 1789 को किसकी अध्यक्षता में टेनिस कोड की शपथ ली गई थी? 20 जून 1789 को किसकी अध्यक्षता में टेनिस कोड की शपथ ली गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ये मिराबो अध्यक्षता कर रहा था, या नेपोलियन, या लुई 14वां, या मैरी अंतोइनेट कर रही थी? किसकी 20 जून 1789 को किसकी अध्यक्षता में टेनिस कोड की शपथ ली गई थी? तो ये नेतृत्व करता थे मिराबो की अध्यक्षता में टेनिस कोड की शपथ ली गई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 39, फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासक था?
जब फ्रांस की क्रांति हो रही तो उस समय वहां का शासक कौन था? प्रश्न नंबर 39, फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासक था? बूर्बो वंश का, या नाजी वंश का, या फांसी वंश का, या गुलाम वंश का? फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासक था? तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन था। बूर्बो वंश के लुई 16वां थे। बूर्बो वंश के लुई 16वां थे। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 40, फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। 1946 में, ऑप्शन देख लें, 1946 में, या 1947 में, या 1928 में, या 1929 में। 1946 में, या 1947 में, या 1828 में, या 1928 को। चलिए भाई प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिलता है? तो ये मिलता है 1946 को। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में मिला। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मात्र 20 वर्ष की आयु में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? मात्र 20 वर्ष की आयु में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां की उम्र 20 वर्ष थी जब वो गद्दी पर बैठा। बूर्बो वंश का ये शासक था। आप किस सन में बैठता है? ऑप्शन देखते हैं। 1771 में, या 1772 में, या 1773 में, या 1774 में। मात्र 20 वर्ष की आयु में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठता है भाई? तो प्रश्न नंबर 41 का उत्तर दें। ये बैठता है 1774 में। 1774 में। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने में अमेरिका की किसने मदद की? ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने में अमेरिका की किसने मदद की थी? प्रश्न नंबर 42, प्रश्न को फिर से देख लें। ब्रिटेन के कब्जे में अमेरिकी 13 उपनिवेश थे। उन्हीं उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने में अमेरिका की किसने मदद की थी? तो अमेरिका की मदद करने वाला फ्रांस था, या जापान था, या जर्मनी था, या इटली था। तो ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली थी फ्रांस की सहायता से। फ्रांस था भाइयों। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43, फ्रांस में धार्मिक कर टाइद कौन लगाता था? फ्रांस में धार्मिक कर टाइद कौन लगाता था? चर्च लगाता था, या कुलीन वर्ग के लोग लगाते थे, या व्यापारी और या वकील लोग लगाते थे? तो फ्रांस में धार्मिक कर कौन लगाता था? तो फ्रांस में धार्मिक कर लगाने वाले पादरी या चर्च थे भाई। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। फ्रांस में धार्मिक कर
टाइथ कौन लगाता था? चर्च लगाते थे। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44। अमेरिका की सहायता करने पर फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ गया था? अमेरिका की सहायता करने पर फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 30 अरब लिब्रे या 20 अरब लिब्रे या 10 अरब लिब्रे या 5 अरब लिब्रे। तो फ्रांस अमेरिका की सहायता करने पर फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया था। 10 अरब, आपका उत्तर सी ऑप्शन सही होगा। 10 अरब लिब्रे फ्रांस कर्जदार हो गया था, 10 अरब लिब्रे का अमेरिका की मदद करने पर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 45। मेरी इच्छा ही कानून है किसका कथन है? मेरी इच्छा ही कानून है किसका कथन है? लुई 14वां का या लुई 15वां का या लुई 16वां का या फिलिप का? मेरी इच्छा ही कानून है किसका कथन है? तो मेरी इच्छा ही कानून है, ये कथन लुई 16वां का है। लुई 16वां का। मैं ही राज हूं किसने कहा? ये 14वां ने कहा था। लुई 14वां ने कहा मैं ही राज हूं। लुई 16वां ने कहा मेरी इच्छा ही कानून है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आप प्रश्न नंबर 46। पारलेमा क्या है और कहाँ स्थित है? पारलेमा क्या है और कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायालय है, पेरिस में स्थित है, या संसद है, पेरिस में स्थित है, या राजमहल है, वास्तिल में स्थित है, या पादरी निवास वास्तिल में स्थित है। तो पारलेमा क्या है और कहाँ स्थित है? पारलेमा क्या है और कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ये एक न्यायालय है जो कि पेरिस में है। पारलेमा न्यायालय है, कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। फ्रांस की रानी मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? फ्रांस की रानी मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ये इंग्लैंड की राजकुमारी थी, या चीन की, या ऑस्ट्रिया की, या फ्रांस की? प्रश्न नंबर 47। मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो मेरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी भाई, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48। मैडम डेफिसिट के नाम से कौन जाना जाता था? मैडम डेफिसिट के नाम से कौन जाना जाता था? मेरी एंटोनेट, या पादरी, या श्रमिक, या किसान? मैडम डेफिसिट के नाम से कौन जाना जाता था? तो मैडम डेफिसिट के नाम से जाना जाने वाला शख्स था, जाना जाने वाला व्यक्ति था, समुदाय था, कौन था? तो मेरी एंटोनेट थी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी और फ्रांस की रानी थी। मैडम डेफिसिट के नाम से मेरी एंटोनेट जानी जाती थी।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49, लेटर दी कैसे क्या है? लेटर दी कैसे क्या है भाई? ये प्रश्न नंबर 49। प्रश्न को फिर से देख लें। लेटर दी कैसे क्या है? अब ऑप्शन इसका देखते हैं। पादरी का आज्ञा पत्र है, पादरी का आज्ञा पत्र है, या कुलीनों का आज्ञा पत्र है, या राजा का आज्ञा पत्र है, या श्रमिक जीवन यापन है। प्रश्न नंबर 49, लेटर दी कैसे क्या है? तो ये राजा का आज्ञा पत्र है, राजा का आज्ञा पत्र है। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50, ऐसा कहा जाता था कि टैक्स फार्मर अस्त्र शस्त्र युक्त आक्रमणकारियों से भी अधिक विनाशकारी थे। इसमें टैक्स फार्मर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? फिर से प्रश्न को दोबारा सुने। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि टैक्स फार्मर अस्त्र शस्त्र युक्त आक्रमणकारियों से भी अधिक विनाशकारी थे। इसमें टैक्स फार्मर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठेकेदारों के लिए, या सैनिकों के लिए, या पादरियों के लिए, या कुलीनों के लिए? प्रश्न नंबर 50, टैक्स फार्मर शब्द किसके लिए आया है भाई यहाँ पे? तो टैक्स फार्मर शब्द ठेकेदारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ठेकेदारों के लिए। टैक्स फार्मर शब्द ठेकेदारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कहाँ पर? फ्रांस में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 51, विधि की आत्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विधि की आत्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विधि की आत्मा नामक पुस्तक के लेखक लाक हैं, या रूसो हैं, या वाल्टेयर हैं, या मॉन्टेस्क्यू? विधि की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाक हैं, या रूसो हैं, या वाल्टेयर हैं, या मॉन्टेस्क्यू हैं? तो विधि की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं भाई, मॉन्टेस्क्यू। विधि की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 52, किसका मानना था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? किसका मानना था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? ये कौन मानता था भाई? वाल्टेयर मानते थे, या मॉन्टेस्क्यू, या लाक, या रूसो? ऐसा ही कुछ हाब्स भी कहता है, पर आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, किसका मानना था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो ये हाब्स ऑप्शन में है नहीं, और हाब्स के ये शब्द नहीं है। तो प्रश्न किसका मानना था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो ये मानता था कौन? वाल्टेयर महोदय, वाल्टेयर महोदय। प्रश्न नंबर 52, किसका मानना था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? वाल्टेयर मानते थे। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं।
फ्रांस में चर्च की बुराई करने पर किस दार्शनिक को देश निकाला दिया गया था? फ्रांस में चर्च की बुराई करने पर किस दार्शनिक को देश निकाला दिया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। वॉल्टेयर लाक को देश निकाला दिया गया, या रूस को, या वॉल्टेयर को, या मॉन्टेस्क्यू को। चर्च या पादरियों की बुराई करने पर किस दार्शनिक को देश निकाला दिया गया था? तो वो दार्शनिक का नाम है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर को चर्च की बुराई करने पर देश निकाला की सजा मिली थी, देश निकाला दिया गया था। इसको वॉल्टेयर को ये सजा मिली थी चर्च की बुराई करने पर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 54। द ला हेनरी एंड और लेटर्स फिलोसफिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? इसमें दो पुस्तक का नाम है, ला हेनरी एड और लेटर्स फिलोसोफिकस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। हाब्स की पुस्तक है, या लाक की पुस्तक है, या रूसो की पुस्तक है, या वॉल्टेयर की पुस्तक है? भाई ला हेनरी एड और लेटर्स फिलोसोफिकस पुस्तक का लेखक कौन है? तो वॉल्टेयर महोदय हैं भाई। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो प्रश्न को सही से आप समझ लिया करें। एक बार, दो बार, तीन बार समझें, पढ़ें, देखें, फिर नोटबुक में इसको लिखें, ऑप्शन को लिखें, फिर उसका उत्तर करने का प्रयास करें। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो ये कहने वाले कौन थे भाई? जे.एस. मिल ने कहा ऐसा, या बेंथम ने कहा था, या रूसो ने कहा था, या लाक ने कहा था? किसने कहा था भाई मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले दार्शनिक का नाम क्या है? वो दार्शनिक हैं रूसो महोदय भाई। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 56। इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति कब हुई? इसी क्रांति का नाम है रक्तहीनी क्रांति। इसी क्रांति का नाम क्या है? रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति। तो इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति या रक्तहीन क्रांति कब हो रही है? 1688 में, या 1788 में, या 1888 में, या 1988 में? इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति या रक्तहीन क्रांति कब हुई? तो ये हुई है 1688 में। 1688 ऑप्शन ए पर आप सही का निशान लगाएंगे, उत्तर में आप 1688 लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 57। फ्रांसीसी सैनिकों ने किसके नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया?
फ्रांसीसी सैनिकों ने किसके नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। लुई 16वां के नेतृत्व में, या फिलिप के नेतृत्व में, या लफायते के नेतृत्व में, या वाल्टेर के नेतृत्व में। इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 57। फ्रांसीसी सैनिकों ने किसके नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो वो नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई? लफायते थे भाई। उस समय फ्रांस का शासक तो लुई 16वां था, वाल्टेर दार्शनिक था, फिलिप मर चुके थे, लफायते थे। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58। स्टेटस जनरल की बैठक किस तारीख को आरंभ हुई? स्टेटस जनरल की बैठक किस तारीख को आरंभ हुई थी भाई? ऑप्शन देखते हैं। 5 मई 1789 को, या 8 मई 1789 को, या 5 मई 1889 को, या 8 मई 1889 को। प्रश्न नंबर 58। स्टेटस जनरल की बैठक किस तारीख को आरंभ हुई है? तो स्टेटस जनरल की बैठक 5 मई 1789 को आरंभ हुई। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक आरंभ हुई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 59। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ कब हुआ है भाई? फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ है, कब हुआ है? 20 जून 1789 को, या 21 जून 1789 को, या 22 जून 1789 को, या 5 अप्रैल 1789 को। प्रश्न नंबर 59। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का गठन कब हुआ? तो फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ था कब? 20 जून 1789 को। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ था 20 जून 1789 को। और इस भाग का ये लास्ट प्रश्न है, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इस पार्ट से कम 3 सेशन आपके पास जाएंगे। तो ये पहले सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 60। व्हाट इज द थर्ड स्टेट? पंपलेट किसने लिखा? व्हाट इज द थर्ड स्टेट? ये तीसरा स्टेट कौन सा है? ऐसा पंपलेट लिखने वाला कौन है, ये आपको बताना है। तो ये पंपलेट किसने लिखा था? कुलीन वर्ग के मिराबो ने, या पुरोहित वर्ग के आबेसिये ने, या फ्रांस के शासक लुई 16वां ने, या फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने। प्रश्न नंबर 60। कुलीन वर्ग के मिराबो ने ये पंपलेट लिखा, या पुरोहित वर्ग के आबेसिये ने लिखा, या फ्रांस के शासक लुई 16वां ने लिखा, या फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने लिखा। व्हाट इज द थर्ड स्टेट? पंपलेट किसने लिखा भाई? तो ये पंपलेट लिखने वाले थे पुरोहित वर्ग के आवेशिये। पुरोहित वर्ग के आवेशिये ने व्हाट इज द थर्ड स्टेट पंपलेट लिखा। तो चलिए भाई, इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ समापन करते हैं। अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।